आज का सेशन जबरदस्त लाजवाब होने वाला है। तो अगर कोई साथी नहीं जुड़ पाए हैं तो प्लीज आप लोग कॉल करके इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज की सेशन जबरदस्त होने वाला है। और आज का जो समय जो चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की पर्व चल रहा है। हम लोग 3 दिन से इस कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं और शायद इसीलिए मैं कल की कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि इधर हमारे यहाँ ज़बरदस्त कार्यक्रम चल रहा है। और कार्यक्रम से जैसे ही फ्री हुआ हूँ, मैं आप इस सेशन की ओर आगे बढ़ा हूँ। तो आज की जो सेशन जो होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। मैं राम लखन पटेल, आज का होस्ट और आप सबका दोस्त, छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से मैं बिलोंग करता हूँ। क्योंकि आज कि जो संगठन जो खड़ा हुआ है, टीम अर्निंग ईगल इंडिया, वह संगठन की जो सूत्रधार है बड़े भैया कुलदीप सिंह, जिसके माध्यम से हम लोग एकत्र हुए हैं। और वो महान हस्ती जो जिनके नाम पे हम लोग इकट्ठा होते हैं, हमारे एमडी एडी प्रस्थापन सर और सीईओ श्रीमती रीना प्रस्थापन में, ये दोनों महान हस्तियों के बदौलत हम लोग इस गुरुकुल में एकत्र होते हैं। और ये गुरुकुल लगातार आप सबके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ रहा है। और टीम अर्निंग ईगल जो संगठन है, उस संगठन के माध्यम से हम लोग एकता के सूत्र में बंधे जा रहे हैं। षड्यंत्रकारी कितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन हाई रिच ऑनलाइन शॉपी के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए आज टीम अर्निंग ईगल इंडिया के सभी लोग एक आवाज से खड़े हैं। साथियों, आगे हमारे आज की जो सेशन में आने वाले हैं, वो सारे इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सभी को होस्ट से निवेदन करूंगा कि आज के सेशन लेने के लिए आ रहे हैं जो हमारे इंडिया के आन बान शान और माता अहिल्या की नगरी इंदौर के रहने वाले, हम रोज सुनते हैं मधुर सुर संग्राम के धनी, और हमारे इस गुरुकुल में अपडेशन इकट्ठा करके हम सबको रूबरू कराने वाले ऐसे हमारे बीच में महान गुरुदेव हमारे बीच में बने हुए हैं। और हम सब के लाडले प्यारे अनुज हैं, और सबका ख्याल रखते हुए लगातार तीनों सेशन में बने रहते हैं। तो इसलिए आज की सेशन जबरदस्त होने वाला है। तो मैं आप सबके सहयोग से इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे इंदौर की आन बान शान, पूरे इंडिया की आन बान शान, हमारे मेंटोर रितेश मुंशी सर। प्लीज वेलकम सर, आए और आज की सेशन प्रारंभ करें सर। स्वागत है सर, स्वागत, वंदन, वेलकम अभिनंदन सर, है। प्लीज वेलकम, वेलकम मोस्ट सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मुंशी वेलकम सर, सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम।
शुक्रिया, 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 बहुत-बहुत शुक्रिया। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं आदिशक्ति पराशक्ति माता रानी से हम सभी की हम सभी के द्वारा की हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करता हूँ। मैं आप सभी के माता-पिता के साथ अपने माता-पिता का भी चरण वंदन करता हूँ। मैं रितेश मुंशी इंदौर मध्य प्रदेश से आज की रात्रिकालीन सभा में एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आज के हमारे जो होस्ट हैं ग्रेट हमारे राम लखन पटेल सर, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे अर्निंग ईगल इंडिया के जो मेन स्तंभ है, फाउंडर है, हमारे राम लखन पटेल सर, तो ऐसी ग्रेट हस्ती आज होस्टिंग कर रही है। सौभाग्य है मेरा, मेरे बड़े भैया हैं वो और बहुत ही अ, विनम्रता से उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है इस रात्रिकालीन सेशन के लिए। तो मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और पैनल पर हमारे गुरुकुल में उपस्थित सभी मेरे जो भाई-बहन हैं, को-होस्ट हैं, गुरुजन हैं, मेंटर्स हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स, सारे के सारे, उन सभी को मेरा बहुत-बहुत प्यार। संस्था के प्रमुख केडी प्रतापन सर, ग्रेट, हमारी ग्रेट मातृशक्ति सेना मैडम को भी मैं चरण वंदन करते हुए और आज के सत्र को मैं प्रारंभ करना चाहूँगा। अर्निंग ईगल इंडिया, एक ग्रेट संगठन है हमारा, तो पहले 2 लाइन उसके लिए ज़रूर बोलूँगा। पतंग सा नहीं मुझे एक पंछी सा बनना है, पतंग सा नहीं मुझे एक पंछी सा बनना है, किसी डोर के सहारे नहीं, अपने पंखों के दम पर उड़ना है। एक झोंके के साथ लहराता है कागज़ का टुकड़ा भी, मुझे तो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ना है। बैठना नहीं है 4 बूंदों से घबराकर भरी बारिश में, बात सा बादलों में खेलना है। पतंग सा नहीं, मुझे एक चील सा बनना है, मुझे अर्निंग ईगल बनना है। चलिए, तो मैं आज अपने इस ग्रेट संगठन के बारे में ही आपसे बात करने वाला हूँ। आज हमारा जो संगठन है अर्निंग ईगल इंडिया, एक बरगद का पेड़ बन चुका है। जैसे हम सभी को पता है, बहुत दिनों से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जिन लोगों को पता है कि अर्निंग ईगल इंडिया की ताकत क्या है। अगर हम सभी इस बरगद के पेड़ की अगर हम शाखाएँ हैं और अगर ये एक बरगद का पेड़ है, तो हम सभी इसकी छोटी-छोटी शाखाएँ हैं। हमारा संगठन इतना मजबूत क्यों है और इसमें लोग क्यों आ रहे हैं? दिन पर दिन लोग आते जा रहे हैं। इस पर हम आज चर्चा करते हैं। संगठन बनाने के बाद कुछ चैलेंजेस, चुनौतियाँ आ जाती है। हमें कुछ सवालों के जवाब ढूँढने पड़ते हैं। जो-जो चैलेंजेस आते हैं, संगठन को बनाने में उनका सॉल्यूशंस कहाँ है? पता है आपको? चैलेंजेस तो आ रहे हैं संगठन बनाने में, रोज़ आ रहे हैं, पर उसका सॉल्यूशन है संगठन के सिद्धांतों में। सिद्धांत मतलब पहले से ही सिद्ध किया हुआ। बिना इन सिद्धांतों के कोई संगठन हो ही नहीं सकता, कोई भी हमारे अर्निंग ईगल की बात नहीं है। अगर किसी भी संगठन में अगर सिद्धांत नहीं होंगे ना, तो वो संगठन ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है। क्योंकि सिद्धांत तो चाहिए, तो किन सिद्धांतों, किन प्रिंसिपल्स के बेस पर कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन को टिकना चाहिए। तो कुछ बहुत सारे सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ 7 सिद्धांत ऐसे लगे कि जिन पर चर्चा की जानी चाहिए और ऑलरेडी हमारा अर्निंग ईगल जो है, वो इन सिद्धांतों पर ही चल रहा है। तो देखिए, मैं सबसे पहला जो हर हर ऑर्गनाइज़ेशन में सिद्धांत बहुत ज़रूरी है, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। हायरार्की अगर इसको मैं हिंदी में बात करूँ, तो यह सिद्धांत हो जाता है पद-सोपान का सिद्धांत, है ना? हायरार्की या इसको स्केलर सिस्टम भी बोलते हैं। चलिए, हायरार्की क्या होता है? हमको हर संगठन में देखने को मिलती है। जब हम संगठन बनाते हैं ना, तो ये सोचने में आता है कि संगठन का ढाँचा कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन का, तो उस पर हमारा ध्यान जाता है। संगठन ज़रूरी, क्योंकि एक इंसान तो सभी कामों को नहीं कर सकता, ये तो बहुत ही एक ज़रूरी बात है कि हमें तो ग्रुप लगता ही है और हर जगह ग्रुप होता है, टीम होती है। तो बिना टीम के, बिना ग्रुप के, बिना लोगों के समूह के कुछ भी काम नहीं होते हैं।
तो संगठन तो चाहिए, पर उसका जो ढाँचा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हायरार्की जो है, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की का जो सिद्धांत है, वो यहाँ पर हम लोग अपनाते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ना, एक पिरामिड के जैसा होता है। ऊपर एक प्रमुख व्यक्ति होता है, जैसे स्कूल में हम जाते थे पहले पाठशाला में, तो हम देखते थे प्रिंसिपल होता है, फिर प्रिंसिपल के नीचे मैडम्स होती थी, सर्स होते थे, हमको टीचर्स जो जितने भी हैं, फिर वो स्टाफ होता था, फिर वो सारे जो कर्मचारी लोग हैं, जो सफाई करने वाले और प्यून और जो भी है चौकीदार और इस प्रकार के, तो वो सब लोग होते हैं हायरार्की के अंदर। जैसे इंडियन आर्मी इसका बेस्ट एग्जांपल है, तो वहाँ रैंक होती है, ठीक है? तो अलग-अलग रैंक्स, तो उन लोगों को ऑर्डर्स फॉलो करना होते हैं। तो हर सिस्टम में ही होता है, लेकिन जैसे ये इस सिस्टम में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने से ऊपर के जो अधिकारी है, उनके प्रति उत्तरदायी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है। ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल के बीच जो इंटरैक्शंस है ना, उससे ये प्रिंसिपल जो है हायरार्की का, उसका संबंध है। ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो ऑर्डर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? आदेश हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखो। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी, जैसे जब हायरिंग चालू था, जब हमारी कंपनी जब ऑपरेट कर रही थी, तो ऊपर से मलयालम में एक वहाँ से आदेश आते थे। आपको पता होगा, एक मैडम आती थी हमारी, और वो जो भी अपडेशंस होते थे उसके बारे में बताती थी। तो जैसा भी जो भी ऑर्डर्स होते थे, अपडेशंस होते थे, तो वो ऊपर से नीचे की ओर आते थे। तो जितने ऑर्डर्स हैं, वो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, और जितनी रिक्वेस्ट होती है, प्रार्थनाएँ होती है, वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ये सिस्टम है। तो ये जो हायरार्की का जो सिस्टम है, या कहना चाहिए पद सोपान का ये जो सिद्धांत है, तो इसमें संगठन में एक व्यवस्था इसके कारण से बनी रहती है, इस सिद्धांत के कारण। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, तो पूरी व्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगी। तो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हायरार्की की जरूरत होती है, कि साहब है, ये हमारे साहब है, ये है, लेकिन उनका सबका रहना जरूरी है। तो किसी को बड़ा या छोटा दिखाना इस सिद्धांत का लक्ष्य नहीं होता है। सभी पोस्ट जो भी है, डेजिग्नेशंस का अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो जैसे मैं बताऊँ आपको कि जैसे जो वृक्ष है, तो एक वृक्ष होता है, उसके सारे अंग होते हैं, है ना? तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि फूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि फल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि ब्रांचेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जड़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पूरा का पूरा पेड़ है, और उस पेड़ के पार्ट्स है, पार्ट एंड पार्टिसिपल ऑफ द गेम। हम यूँ कह सकते हैं कि जो पेड़ होता है, तो उसका रूट और शूट दोनों ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हायरार्की का बहुत-बहुत इम्पोर्टेंस है साहब। तो ये हमने भी देखा है कि हमारे जो केडी प्रतापन सर है, वो एमडी है, फिर मैम सीईओ है, और बाकी ऐसे मैनेजमेंट में बहुत सारी पोस्ट होती है। और फिर बाद में यहाँ पर जो लीडर्स हैं, जैसे हमारे अर्निंग ईगल इंडिया के अंदर भी आप देखिए फाउंडर्स बनाए गए हैं, फिर को-फाउंडर्स बनाए गए हैं, फिर पूरे कोर कमिटी हमारी बनाई गई है, नेशनल टीम बनाई है, स्टेट लेवल पर टीम बनी है, ऐसे अलग-अलग, अलग-अलग है। अब जैसे-जैसे विषय आता जाएगा, मैं आपको बताते जाऊँगा। तो जो दूसरा नियम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, ये तो पहला नियम आपको बता दिया मैंने, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। दूसरा हमारा नियम है यूनिटी ऑफ कमांड। ये किसी भी संगठन के लिए बहुत जरूरी है। आदेश की एकता का सिद्धांत, आदेश की एकता। चलिए मान लीजिए कि वर्क स्टार्ट होता है हमारा आईरिच का, जो कि होने ही वाला है बहुत जल्दी। तो वहां पर एक सेमिनार है, आप मान के चलिए। अब सेमिनार में क्या है कि अब वहां कोई लीडर नहीं है, सभी है, सभी को, किसी को कुछ पता ही नहीं क्या है। तो जैसे वहाँ पर कुछ अरेंजमेंट्स करना है, तो चेयर्स का अरेंजमेंट करना है, टेबल का अरेंजमेंट करना है, तो कुछ लोग कहीं और करने लग गए, कुछ लोग कहीं और टेबल्स या चेयर्स लगाने लग गए। तो क्या होगा, वहाँ पर एक कन्फ्यूजन स्टेट उत्पन्न हो जाएगी, और मे बी की ऑल्टरकेशन हो जाए, कुछ विवाद हो जाए। तो वो कन्फ्यूजन और जो ऐसी जो इस प्रकार की जो स्थिति है, उससे निपटने के लिए क्या होता है कि अब अच्छा, किसी का कोई कोई एक तो आदेश है ही नहीं, कोई एक ऑर्डर देने वाला नहीं है। तो आदेश देने वाला जो व्यक्ति है ना, उसको तो होना ही चाहिए, और वो एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब तरह से आदेश मिल रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारा जो यो गुरुकुल है, तो गुरुकुल में क्या होता है कि कुलदीप सर हम सभी के लिए बहुत माननीय है, सब सभी के लिए, कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि अगर सभी अपने आदेश देने लग जाएंगे, तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो आदेश देने वाला बंदा एक ही होना चाहिए, और संगठन में कोई विवाद, भ्रम या झगड़ा न हो, इसके लिए यूनिटी ऑफ कमांड बहुत जरूरी है। आदेश की एकता का सिद्धांत, आदेश देने वाला एक ही व्यक्ति होने के कारण ही इस आदेश की एकता के सिद्धांत का महत्व बहुत अधिक है। तो मैंने आपको 2 नियम बता दिए अभी तक। सबसे पहले मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की बताया, है ना? पदसोपन का सिद्धांत बताया, और अभी मैंने आपको आदेश की एकता का सिद्धांत बताया कि आदेश देने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए, किसी भी सिस्टम के अंदर, तो वो संगठन बहुत बढ़िया रूप से चल सकता है। अगर आदेश देने वाले कई सारे लोग रहेंगे, तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए
जो आदेश है, जो ऑर्डर्स है, इट शुड बी रिलीज फ्रॉम वन हैंड, वो एक ही हैंड से होना चाहिए। चलिए, मैं तीसरा पॉइंट आपको बताता हूँ, स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की सीमा या क्षेत्र। अब देखिए, नियंत्रण का मतलब यहां पर हो गया निगरानी करना, मतलब मॉनिटरिंग करना। अगर 10 या 20 लोगों पर नियंत्रण या निगरानी रखना हो तो आसान है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा। लेकिन जब यह संख्या हजारों, लाखों में हो, तो फिर टीम्स का गठन हमको करना पड़ता है। जैसे कि हमारा हाई रिच, जब ये केरला से स्टार्ट हुआ था तो संख्या कम थी, तो मॉनिटरिंग की जा सकती थी। लेकिन अभी धीरे 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 हम 1 करोड़ 80 लाख हो गए। तो फिर इसके लिए क्या है, और अभी आगे तो, अभी जैसे ये जो वर्जन 2 है, अब जब ये आएगा तो उसके बाद तो हम लोगों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आग की तरह फैलेगा। तो उसके अंदर फिर क्या होगा, फिर नेशनल टीम का गठन होता है, स्टेट टीम का गठन होता है, डिस्ट्रिक्ट टीम का गठन होता है, ब्लॉक टीम्स बनती है, और इत्यादि। अभी कुलदीप सर हमको इस बारे में और विस्तार से आपको बताएंगे कि क्यों ये सब टीम्स का गठन किया जाता है। तो और इन सभी टीम्स का एक लीडर होगा, कि जो अपने ऊपर वाले डिपार्टमेंट्स को सूचना देगा और अपने कर्तव्यों के लिए वो उत्तरदायी होगा। जैसे नीचे की कोई बात है, ऊपर तक पहुंचाना है, ले जाना है, तो पहले क्या कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ब्लॉक स्तर वाला डिस्ट्रिक्ट स्तर को बोलेगा, डिस्ट्रिक्ट वाला स्टेट को बोलेगा, स्टेट वाला नेशनल को बोलेगा। तो सारे के सारे जितने भी पोस्ट हैं, वो सारे अकाउंटेबल हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी गई है उनकी। तो ये एक तरह का एक जो कंट्रोल है, और एक तरह का ये जो इस प्रकार का जो टीम्स बनाई गई है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो किसी भी संगठन के संचालन के लिए तथा उसकी कार्य कुशलता के लिए नियंत्रण का होना आवश्यक है। अब वो नियंत्रण भी होना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, इसलिए भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि निर्धारित नियमों व दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। अगर हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कुछ निर्देश दिए हैं तो उनका पालन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अर्निंग ईगल्स की तरफ से अगर कुछ बातें बताई जा रही है तो उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए कंट्रोल बहुत जरूरी है। कंट्रोल मतलब निगरानी, मतलब मॉनिटरिंग करना। तो नियंत्रण की सीमा वास्तव में निगरानी की सीमा ही है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारा हाई रिच बहुत बढ़ जाएगा, तो हमें इस सिद्धांत की बहुत जरूरत पड़ेगी, नियंत्रण की सीमा या क्षेत्र, स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ये तीसरा नियम था, मैंने आपको बताया। फिर चौथा बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, फिर वही सेमिनार का एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारा हाई रिच का सेमिनार चल रहा है और बड़ी बद इंतजामी हुई वहां पर, क्योंकि वहां पर कोई समन्वय नहीं था, कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, और करना क्या चाहिए था एग्जैक्टली। तो कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण ऐसा हुआ था। लेकिन सफल प्रोग्राम्स जो जब भी होते हैं ना, तो वहां पर ना कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता है, समन्वय होता है। ऐसा माना जाता है कि जब संगठन में समन्वय होगा, तभी हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। समन्वय का अर्थ है संगठन की क्रियाओं में एकरूपता लाना, ताकि संगठन का कार्य सरल व सुगम हो जाए और निर्धारित लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त किया जा सके। संगठन में समन्वय होने से एक विभाग दूसरे विभाग के प्रति पूर्ण रूप से कार्य करता है, जो किसी भी संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है। जैसे कि मैं इसका ग्रेट एग्जांपल आपको कोऑर्डिनेशन का बताऊं, हमारा गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम, हमारा न्यू ईयर का प्रोग्राम, हमारा शिवरात्रि का प्रोग्राम। आप देखिए, ये जितने भी प्रोग्राम्स हुए, इसमें क्या समन्वय था। हमारे विश्वजीत सर ने होस्टिंग करी थी इसकी, और सीमा सिंह राजपूत मैम ने करी थी। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन था, किसको कब बोलना है, कितने पार्टिसिपेंट्स को बुलाना है, और वो पार्टिसिपेंट्स कितना अपना जो है वो परफॉर्मेंस रखेंगे, वो जो टाइम टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, तो उसको पूरी तरीके से प्रॉपरली होस्ट करना और उसको मैनेज करना, तो ये कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है। तो जिस संगठन का कोऑर्डिनेशन बहुत प्रॉपर होगा, वो बहुत बेहतर संगठन होगा। तो ये जो मैं आपको जो चौथा नियम बताया, समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये बहुत जरूरी होता है। अब पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आपको मैं बताने जा रहा हूं, कि सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण बनाम विकेंद्रीयकरण। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम लोग जो हैं, जो भी पार्टनर्स हैं यहाँ पर हाई रिच के, तो उसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट के साथ में हम फ्री माइंड से काम कर पाते हैं, और अपने व्यूज और ओपिनियंस जो हमारे हैं ना, वो हम रख पाते हैं। हमको जो भी अपनी बात करना है वो हम कर पाते हैं। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि वो जो हायरार्की है, उसमें से ऊपर के जो आदेश होते हैं, उसी का हमको पालन करना पड़ता है, और अब अपने मन की बात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा चल रहा है।
कई सारे माइंड्स डिसीजन ले सकते हैं, अब एक ही माइंड ऊपर से डिसीजन ले रहा है, लेकिन हम भी अपनी बातें रख सकते हैं। इसलिए विश्वजीत सर जब भी कोर मीटिंग करते हैं तो सभी की राय पूछते हैं, अच्छा आप बताइए आपका क्या कहना है। तो बहुत सारा उसमें हम लोगों को जो अक्यूमुलेशन जो होता है, वो जो आइडियाज जो हैं वो निकल कर बाहर आते हैं, तो बहुत सारे माइंड्स एक साथ काम कर सकते हैं, और ये डिसेंट्रलाइजेशन आजकल बहुत चल रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे अर्निंग ईगल इंडिया में, तो यहाँ पर कई फाउंडर्स हैं, एक फाउंडर नहीं है, कई सारे हैं फाउंडर्स जो बराबरी से अपनी बातों को रखते हैं और उनका सम्मान भी किया जाता है, जिससे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और पार्टनर्स खुशी से काम करते हैं, और हैप्पीनेस ऑलवेज मैटर्स, है ना। बात तो खुशी की है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमको खुशी से, उमंग और झील के साथ में करना चाहिए। तो हमारी बातों का सम्मान हो, हमें मान सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले, तो अर्निंग ईगल्स इंडिया में इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। तो हम भी डिसेंट्रलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है अर्निंग ईगल में, हम उसी को अपनाते हैं। यदि किसी विषय में निर्णय की सुविधा केवल केंद्रीय कार्यालय में निहित है, तो हम सब इसे केंद्रीयकरण कहेंगे, सेंट्रलाइज कहेंगे। और अगर इसके विपरीत यदि निर्णय करने की शक्ति अधीनस्थ कार्यालयों और अधिकारियों को प्रदान की जाती है, तब इस व्यवस्था को विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन हम कहेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी फिर से बताया कि अर्निंग ईगल में हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ काम कर रहे हैं, कि सभी के भावों का, सभी की जो भावनाएं हैं और जो उनके जो आइडियाज है उसका सम्मान किया जाएगा। ठीक है। फिर एक जो छठा जो है वो उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता, जो भी हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको पावर दी जाएगी यहाँ पे। यदि आप किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दे रहे हैं तो पावर भी दो उसको, और इसी के विपरीत अगर आप किसी व्यक्ति को पावर दे रहे हो तो जिम्मेदारी भी दो। अगर जिम्मेदारी दे रहे हैं, पावर नहीं दे रहे हैं, तो भी गलत है, और अगर पावर दे रहे हैं और जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं तो वो भी गलत है। तो ये दोनों चीजों का बैलेंस बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे विश्वजीत सर अगर कोई चीज यहाँ पर कहते हैं, तो आप ये मान के चले कि वो संगठन ही कह रहा है, अर्निंग ईगल ही कह रहा है। राम लखन सर अगर किसी टॉपिक पर ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं, तो आप ये मान के चले कि अर्निंग ईगल इंडिया का ही इशारा है। तो पावर और जो जिम्मेदारी है ना, उसके बीच में बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, और इस टॉपिक का आधार भी वही है कि हमें अपनी जो जो भी हमको पावर मिली है और जो जिम्मेदारी जो हमारी है, उसके बीच बैलेंस होना चाहिए। तो ये मैंने छठा पॉइंट आपको बताया कि उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता होनी चाहिए। और सातवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि पुनर्गठन का सिद्धांत। देखिए, अगर कोई बैंक अगर इंटरनेट यूज नहीं करता हो, या एटीएम कार्ड्स नहीं रखता हो, चेक बुक्स इशू नहीं कर रहा हो, तो क्या हम उस बैंक में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? फिर हम उस बैंक में जाएंगे जहां पर हमको ये सारी फैसिलिटीज मिल रही है। हम उस बैंक में जाएंगे जहां न्यू टेक्नोलॉजीज हो, जो पूरी तरीके से अपडेटेड हो। ठीक है। तो यही चीज संगठन के लिए भी लागू होती है कि ऑर्गेनाइजेशंस को समय समय पर खुद को बदलना चाहिए। जो पहले के सिस्टम्स चल रहे थे, जो ढर्रा चल रहा था, उसको चेंज करना चाहिए। एक जैसी ट्रेनिंग्स चल रही थी पहले, आप देखिए अब अभी कितना निखार आ गया। जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो बोलते हैं, वो अंतर क्लियर कट देखते हैं कि नहीं सर, पहले तो वो एक जैसा चलता था, लेकिन यहाँ पर स्किल्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है। प्लान प्रेजेंटेशन तो करना ही है, पर स्किल डेवलपमेंट नाम की भी कोई चीज है। तो अब यहाँ पर वो चेंजेस आ रहे हैं, तो पुनर्गठन होना चाहिए। यहीं से ये सिद्धांत कहता है कि संगठन में पुनर्गठन से अभिप्राय यह है कि निश्चित अवधि के पश्चात, एक जो पर्टिकुलर पीरियड है, उसके उसके बाद में परिस्थितियों के अनुकूल संगठन में बदलाव होने चाहिए। जो भी सिचुएशंस सर्कमस्टेंसेस हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाना चाहिए वक्त के हिसाब से। इसे ही संगठन का पुनर्गठन कहा जाता है, और बदलते समय के साथ संगठन में बदलाव करना जरूरी है। तो अर्निंग ईगल ने भी मतलब ये जो है उसने बहुत बदलाव किए हैं, क्योंकि ऐसा अगर हमने नहीं किया तो हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो हमको ये जो सातवां नियम था पुनर्गठन का सिद्धांत, तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो है लोगों ने जो है गिव अप किया, अपनी जो पोस्ट है, अपना जो भी कुछ उनका पद था उसका उन्होंने, तो उसका मैं ग्रेट एग्जांपल हमारे ग्रेट होस्ट आज के जो है राम लखन पटेल सर, इन्हीं का एग्जांपल दे देता हूँ। हमारा जो जूम पैनल था इसका कुछ नाम ही नहीं था, तो इसका जो नामकरण, जो गुरुकुल नाम इन्होंने दिया, उसके लिए मैं राम लखन पटेल सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। तो ऐसे जो हमारे ग्रेट पटेल सर हैं, अर्निंग ईगल इंडिया के फाउंडर मेंबर तो हैं ही, होने के साथ साथ संगठन को मजबूत बनाने वाले प्रमुख स्तंभों में से एक है। स्वयं को जिम्मेदारियों से पीछे करके आदरणीय हमारे ग्रेट ग्रेट नरसिंह साहू सर को
संगठन की प्रमुख ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने दे दी है, अपने आप को बैक कर लिया है और स्वयं को हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुदेव हमारे कुलदीप सर के साथ में बैक स्टेज पर ले आए। तो देखिए ये है हमारे अर्निंग ईगल का सिद्धांत। हमें खुद को ही आगे नहीं बढ़ना है, हमें खुद को ही आगे नहीं बढ़ना है। कई बार ऐसा भी मौका आता है जब नए लोगों को मौका देने के लिए हमको खुद को पीछे करना होता है। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िम्मेदारी को डेलीगेट कर दिया उन्होंने और अर्निंग ईगल इंडिया की जो सबसे मजबूत कड़ी जो हमारे हैं, हमारे ग्रेट ऑल इंडिया के जो हमारे मेंटर हैं हमारे विश्वजीत सर, जिनको मैं आचार्य की उपाधि भी मैंने दी हुई है। तो उनके ऊपर जो है अर्निंग ईगल इंडिया का सबसे बड़ा भार है और वे भी हमारे इस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग ईगल इंडिया के फाउंडर भी है। तो उन्हें और अधिक मजबूत कड़ी में भी उन्होंने पेश किया है हमारे कुलदीप सर ने और राम लखन पटेल सर ने अपने आप को बैक करते हुए और इन लीडर्स को आगे किया और वो डिजर्व कर भी रहे हैं वो लोग और मुझे भी उन्होंने ये दायित्व सौंपा है कि संगठन कहीं से भी अगर कमजोर हो तो मुझे उसको मजबूत करना होगा क्योंकि मुझे भी कुलदीप सर ने पहले निखारा है फिर ये जिम्मेदारी दी है मतलब यहाँ आने के पहले कुलदीप सर ने मेरे पीछे बहुत मेहनत करी है ना? तो यहाँ पर यही होता है कि जिसके भी अंदर कुछ भी अगर उनको ऐसा लगता है कि यार ये बेहतर कर सकता है, तो उसे मौका ज़रूर दिया जाता है और ये जो ग्रेट लोग हैं, ये अपने आप को पीछे ले आते हैं। और मुझसे अच्छा ये कौन जानेगा कि संगठन में यहाँ के लोग मुझसे ज़्यादा गुणी हैं, फिर भी उन्होंने अपने आप को बैक किया। तो ये अर्निंग ईगल का सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट है। नरेश नाग साहब चाहते तो वो भी यहाँ से दूसरे लीडर्स की तरह रुखसत हो सकते थे। लेकिन वो कुलदीप सर के साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। गुरुकुल को मजबूत बनाए रखने में हमारे ग्रेट नाग सर का अहम योगदान है। उनकी एक स्माइल यहाँ कई लोगों को हिम्मत दे जाती है। अब मैं बात करना चाहूँगा अर्निंग ईगल्स के मेन फाउंडर हमारा जो बोलते हैं ना कि नींव का जो पत्थर है, वो है हमारे ग्रेट कुलदीप सर, जिन्होंने हमेशा अपने से ज़्यादा अपने संगठन के साथियों पर भरोसा किया और न केवल भरोसा किया, बल्कि उनको निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाया। अगर कुलदीप सर के विषय में कहूँ ना, तो उन्होंने स्वयं को धूप में जलाकर, वृक्ष बनकर उन्होंने हमें छाया दी है। ये पैनल फ्री में नहीं चलता है साहब। अभी तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है कि सभी को पैसे की बहुत तंगी है, फिर भी ये पैनल चल रहा है, पिछले 1.5 साल से लगभग। मेरा जो अपकमिंग सेशन अभी आने वाला है, अर्निंग ईगल्स का इतिहास, उसमें मैं इस पर प्रमुख रूप से चर्चा मैं करूँगा कि हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर जो हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या-क्या त्याग किया है, क्या-क्या बलिदान रहा है। गुरुकुल को आगे बढ़ाने में इन फाउंडर्स के अलावा हमारे जो को-फाउंडर्स हैं, उनका भी अहम योगदान है। संघर्ष के दौर में अगर हमारी मातृशक्ति नहीं होती, तो गुरुकुल शायद ये जंग नहीं जीत पाता। श्रद्धा श्रुति मैडम का इस गुरुकुल के कामयाबी में अहम योगदान है। ये मातृशक्ति शुरुआती दौर से लेकर अभी तक आज तक बनी हुई है। ये वास्तव में गुरुकुल की शेरनी है। अटूट विश्वास का पर्याय बन चुकी ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा श्रुति मैडम को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। ऐसी ही हमारी सीमा सिंह राजपूत मैम ने हर मोड़ पर यह साबित किया है कि इस संघर्ष के संग्राम में वे कहीं भी पीछे नहीं है। आज समय की मर्यादा है इसलिए मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन जल्द मेरे अगले सेशन गुरुकुल का इतिहास में मैं सारे खुलासे करूंगा। आज हमारी ग्रेट कंपनी हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ हमारी अग्रणी मातृशक्ति श्रीमती शेना मैडम को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष उन्होंने कैसे किया और इसकी वो जीती जागती मूर्त है, लक्ष्मीबाई है हमारी। शेना मैडम को झुकाने के लिए विपक्ष के लोग इतने गिर गए हैं कि झूठी अफवाह फैलाने से भी वो लोग बाज नहीं आ रहे। केरला में कुछ गलत तरह के लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि शेना मैडम चली गई है अब्रॉड। बताइए, अब आप बताइए कि क्या है ये? फिर बाद में मैडम को एक वॉइस मैसेज छोड़ना पड़ा कि मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ और इसी जंग में डटकर खड़ी हूँ। शेना मैडम हमारे हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनीज की झांसी की रानी है और हम सभी उनके सिपाही हैं। तो आज का जो भी है संगठन के ऊपर जो भी मैं बात रखना चाहता था, मुझे लगा कि ये पॉइंट्स मुझे बताने चाहिए। अभी बहुत कुछ बताने का है, पर समय की मर्यादा है और आज के जो अपडेट्स हैं अपडेट्स तो मैं बस यही कहूँगा कि 3 केसेस थे CRLMC 671/2005 CRL.MC 671
2025D KLHCO 1006-235 ऑब्लिक 2025। ये सारे जो केसेस मैंने आपको बताए, इसमें हमको स्ट्रॉन्ग स्टे मिल गया। सभी में हमको स्ट्रॉन्ग स्टे मिला है। और एक अभी जो लेटेस्ट या आज का जो है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि टुडेस केस अपडेट, सेना प्रथापन मैडम्स बेल्स एप्लीकेशन नो टू अरेस्ट एक्सटेंडेड टिल मार्च 14। ऑर्डर आने के बाद इसको साझा किया जाएगा, लेकिन 14 तारीख तक जो है कोई अरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, इसमें भी स्टे। तो अब आप समझ जाइए और फिर बाद में हमारे ग्रेट कुलदीप सर आपको और इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है अभी। तो मुझे अपनी वाणी को तो विराम देना ही होगा अभी इस वक्त। लेकिन अभी बस यही कह सकता हूँ आपको इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, कि सभी दूर से हमको स्टेज मिल गए हैं। और इसका जो प्रॉपर अपडेशन रात में आने वाला था, तो मैं हमारे ग्रेट कुलदीप सर को बोलूंगा कि जब भी सर अगर क्लोजिंग या आशीर्वचन में आए, तो वो जरूर इन सब बातों को रखें। चलिए, आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। जय हरिच, जय जय। ग्रेट सर, ग्रेट। आज की सेशन इतनी जबरदस्त सेशन, मैंने पहले ही बताया था डियर फ्रेंड कि आज के समय में